डॉपलर्स इफेक्ट का एक टाइम पे ऐसा था कि एडवांस के पेपर में, आईआईटी के पेपर में एक सवाल डॉपलर इफेक्ट पे पक्का आना ही है और आज भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। ये ऑब्जर्वर है जो फ्लोट कर रहा है, यहां पे ये सोर्स नीचे की तरफ चल रहा है, ये भी लेटा हुआ ये ऐसे, पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ऑब्जर्वर 1 है ये, और ये जो ऑब्जर्वर 2 है, तो ऑब्जर्वर 1 को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है या वेवलेंथ कितनी सुनाई दे रही है। ये कह रहा है कि सेंटर के ऊपर बहुत दूर है, तो एक बार को तो ये इसकी तरफ जा रहा होगा, फिर एक बार ये इससे दूर जा रहा होगा। अब यहां पे पंगे क्या हो गए कि भाई इसकी स्पीड यहां से जब हम इस तरफ चलते हैं तो √5gl होती है, लेकिन यहां पहुंच के वेलोसिटी √3gl रह जाती है। अब ये कैसे पता चला हमें? हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? भाई पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया ही चला रखी होगी आप लोगों ने। तो भाई इसी पढ़ाई में मैं आपका साथ देने के लिए लेके आया हूं ये वाला सेशन। तो आज हम वेव्स के ऊपर मतलब काफी सारा काम करेंगे और इसमें जो सबसे ज्यादा बच्चों को पेनफुल लगता है, एक नॉर्मल सवाल आ जाए तो हो जाता है, लेकिन अगर एक अच्छे लेवल का सवाल आ जाए तो अटकता है और जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आंसर में आ जाता है। तो इस टाइप की दिक्कतें बच्चों को होती हैं, ठीक। और इस टॉपिक का नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट का एक टाइम पे ऐसा था कि एडवांस के पेपर में, आईआईटी के पेपर में एक सवाल डॉपलर इफेक्ट पे पक्का आना ही है और आज भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो एडवांस में शायद ही कोई एक आध साल ऐसा जाता है जब डॉपलर इफेक्ट पे नहीं आता, वरना हर साल एक पूरा परफेक्ट क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पे आता है और कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होता है। कभी कभी 2-2 सवाल भी आ जाते हैं, राइट। तो बेटा इस टॉपिक पे इस बार सवाल आने की 100% उम्मीदें हैं और आपको इसको 100% परफेक्ट करना ही है, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, डाउट है, उन्हीं टॉपिक्स को मैं आज समझाने वाला हूं। तो पहले तो मैं आपको डॉपलर इफेक्ट ही बताऊंगा कि ये होता क्या है, ठीक। जब इसको ब्रीफ में समझाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, कि भाई डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, फिर इसका एकदम ट्रू वाला इफेक्ट या एकदम बेसिक वाला वर्जन जो है वो समझाऊंगा, जिससे आपको एडवांस का सवाल समझ में आएगा कि मतलब क्या है, ठीक है ना। मेन चीज डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना आ जाता है तो डॉपलर इफेक्ट का सवाल आपसे 100% हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। तो वो फॉर्मूला ही सबसे मेन है, उस फॉर्मूले को ही हमें समझना है। तो टॉपिक क्वेश्चन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि भाई डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। डॉपलर इफेक्ट होता है एक एपरेंट चेंज, यानी कि अगर कहीं किसी सोर्स से साउंड निकल रही है, किसी सोर्स से साउंड निकल रही है, मान लीजिए ये कोई सोर्स है और इससे आपको साउंड निकलते हुए मिल रही है, ठीक है ना। कुछ फ्रीक्वेंसी है इसकी, कितनी है, f0। अब यहीं पे इसी जगह पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है इस तरीके से यूं, और ये ऑब्जर्वर दौड़ते हुए आ रहा है ऐसे, इस तरफ ये दौड़ते हुए आ रहा है, कोई ऑब्जर्वर है दौड़ते हुए, तो यहां से जो f0 फ्रीक्वेंसी निकल रही है ये वाली, ये तो ये वेव इसके कानों में, अगर ये चुपचाप स्टेशनरी खड़ा रहता तब भी इसके कान में चली जाती। तो इसको कुछ फ्रीक्वेंसी f0 जो है, जो इसकी है, वो पता चल जाती कि भाई इतने से 1 सेकंड में इतनी वेव्स जा रही हैं कानों में, तो इतनी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसने क्या किया, इसने इस तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तो अगर ये चुपचाप खड़ा रहता तब भी इसके कानों में उतनी वेव्स चली जाती, लेकिन इसने इस तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि समय से पहले ही कुछ वेव्स, अगर ये यहां खड़ा रहता तो यहां वाली वेव्स जो है इसके कानों में थोड़ी देर के बाद जाती, लेकिन अगर ये इस तरफ चल रहा है तो यहां वाली वेव को ये थोड़ा टाइम से पहले ही अपने कानों में, अपने मतलब रिसीवर्स में रिसीव कर रहा है। तो इसको फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा सुनाई देगी, डेफिनेटली ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी, जो वेव अभी रास्ते में है, कुछ टाइम के बाद इसके कान में आएगी, ये आगे बढ़ के उस वेव को भी रिसीव कर लेता है,
विद इन दैट टाइम, तो इसको कुछ ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स अपने कान में रिसीव होंगी, तो इसको फ्रीक्वेंसी जो वहां से आ रही है उससे भी ज्यादा सुनाई देगी, राइट? ओके, अब अगर ये इस तरफ चलने लगता है ऐसे, तो इसको फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम सुनाई देगी, इसको फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरफ चल रहा है तो ये यहां खड़ा रहता तो कोई वेव इसके कान में चली जाती, अब ये इस तरफ चल रहा है तो वो वेव थोड़ा सा और आगे चल के तब इसके कानों में जाएगी, तो वो थोड़ा डिले हो जाएगा, यानी कि उतने टाइम पीरियड में कुछ वेव्स को ये स्किप कर देगा, तो इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो इस इफेक्ट को ही डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये तो सोर्स है और ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है ना? तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर की जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन, उसकी वजह से जो इसको अपेरेंट चेंज दिखाई सुनाई पड़ता है, दैट इफेक्ट इज डॉपलर इफेक्ट। अब भाई फ्रीक्वेंसी में तो चेंज इसको सुनाई पड़ ही रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए सोर्स जो है, सोर्स भी चल सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सोर्स ना चल रहा हो। तो सोर्स अगर आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, सोर्स जब आगे की तरफ चलने लगता है तो क्या होता है कि ये आदमी स्टेशनरी खड़ा हुआ है, यहां पे मान लीजिए यहां पे खड़ा हुआ है और सोर्स से वेव निकल रही है, तो जो वेव इस वक्त निकल रही है, अब जो वेव निकल रही है वो यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लेगी और उसके कानों में रिसीव हो जाएगी। लेकिन अगर सोर्स आगे की तरफ चल पड़ा तो जो वेव यहां पे प्रोड्यूस होती, अब वो वेव इसी टाइम पे यहां नहीं, यहां प्रोड्यूस होगी, तो इतना रास्ता इसको कम चलना पड़ेगा। तो यहां पे जो ये वाली वेव जो यहां प्रोड्यूस होती और वहां तक जाने में कुछ समय लेती, वो यहां प्रोड्यूस हो रही है और वहां पे थोड़ा समय से पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि रास्ता छोटा हो गया तो जल्दी पहुंच जाएगी। यानी कि उसके कानों में, ये सोर्स अगर आगे चलता है तो एक वेव जो थोड़े टाइम बाद उसके कानों में जाती, वो उसके कानों में जल्दी पहुंच जाती है, तब भी उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो अगर सोर्स इस तरफ चलता है तो इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, सोर्स अगर उल्टा चलता है तो इसको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। सोर्स अगर इस तरफ चलता है तो जो वेव वो यहां प्रोड्यूस करेगा, वो वेव अब यहां प्रोड्यूस करेगा और उस वेव को वहां तक जाने में देर हो जाएगी, यानी कि ज्यादा समय लगेगा, यानी कि ज्यादा समय में कम फ्रीक्वेंसी उसको फील होंगी। तो ये अपेरेंट चेंज इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो आप कह सकते हो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर is known as Doppler effect। उसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एक वेव, ये सोर्स इस तरफ चल रहा है और वो एक वेव प्रोड्यूस करता है, तो जब इस वेव को यहां प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है तो वेव आगे चलती है। जब ये वेव कंप्लीट हो जाती है तो वेव का फ्रंट यहां पहुंच जाता है और वेव का बैक अभी प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां से यहां तक इसकी एक वेवलेंथ होगी, इसको एक वेवलेंथ बोलेंगे, यहां से यहां तक। लेकिन अगर ऐसा है कि सोर्स प्रोड्यूस करते हुए आगे चल रहा है, तो जो उसने यहां पे प्रोड्यूस किया, जब वेव खत्म होगी वो डेफिनेटली यहीं तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो प्रोड्यूस करते हुए यहां से यहां तक की वेव को प्रोड्यूस करते हुए उससे थोड़ा टाइम लगा होगा टी, तो जब उसने प्रोड्यूस किया तो यहां पे था, और जब उसने इस वेव को एंड किया तो वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है, यहां बढ़ चुका है। तो आप देखो जो प्रोड्यूस करने वाला पॉइंट है वो तो अभी यहां से यहां तक ही जाएगा उतने टाइम में, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो यहां प्रोड्यूस नहीं होगा, वो यहां जाके प्रोड्यूस होगा। तो वेव की लेंथ जो है थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक, ये वेव लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक भाई। सोर्स जो है, सोर्स जब वेव को प्रोड्यूस कर रहा है तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो एक वेव को प्रोड्यूस करने में, यानी कि एक राउंड को प्रोड्यूस करने में अगर उसको टी टाइम लगता है और यहां स्टेशनरी खड़े होकर प्रोड्यूस करता है,
तो जब इस वेव की एंडिंग होगी तो उसको फ्रंट वाला पॉइंट यहां चला जाएगा, तो इतनी लंबी वेवलेंथ होगी। लेकिन अगर ये चलते हुए प्रोड्यूस करता है, यहां पे था ऐसे चलते हुए प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो यहां प्रोड्यूस हो वो तो उतने टाइम में वहीं पहुंचेगा, लेकिन ये जो एंड पॉइंट है वो यहां पे प्रोड्यूस होगा। तो आप देखो वेवलेंथ थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो ये जो वेवलेंथ में चेंज हो जाता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ दिस, मतलब सोर्स की जो मोशन है इसकी वजह से जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो जो यहां पे वेवलेंथ एक्चुअल में छोटी हो गई है, ठीक है ना, पीछे की तरफ चलेगा तो वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज एक्चुअल में यही वो फैक्ट है जिसकी वजह से ऑब्जर्वर को अपेरेंट चेंज मतलब ऑब्जर्व होता है, राइट। तो हमें कभी कभी हमें लैम्डा का चेंज निकालना पड़ेगा, कभी कभी हमें फ्रीक्वेंसी का चेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात यह है कि जब तक मीडियम सेम है साउंड की स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है ना, मीडियम जब तक सेम है साउंड की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इसलिए ये एक अपेरेंट चेंज है जो इनके सोर्स और ऑब्जर्वर के मूवमेंट की वजह से आता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई इसी पे एक, ठीक है ना, लेवल और ऊपर जाते हैं, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट को समझाना भी बहुत जरूरी है, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर कुछ इस तरीके से है। ये मान लीजिए यहां पे ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर के पास एक इस तरीके की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का एक डिवाइस है और यहां से ये F0 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, यहां से ये फ्रीक्वेंसी निकल रही है भाई, ठीक है ना, यहां से ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे निकल रही है और ये अभी आगे जाएगी, जा रही है आगे, ठीक है, ओके। अब यहां पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। तो अगर ये इसकी तरफ जा रहा है तो आप ये सोचिए, ये चाहता है कि उसको ज्यादा सुनाया जाए, उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई जाए, उसको मैं सुनाना चाहता हूं, तभी तो ये दौड़ रहा है इस तरफ, तभी तो ये दौड़ रहा है। तो हमको क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा पहले आइडिया लगाना है कि भाई क्या इसको फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देगी, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो भाई यहीं पे जो हमने ये वाला केस लिया है, एक तो इस केस को देखेंगे, फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है ये और सुनना चाहता हो, तो ये सुनने के लिए इसकी तरफ दौड़ रहा है कि मुझे तो और सुनना है। ये ऐसे हो सकता है कि ये इसको सुनाना चाहता है और वो सुनना चाहता है, राइट। इससे पता चलता है ना, देखो उसकी तरफ दौड़ रहा है, वो न्यूट्रल है पर वो सुनाना चाहता है। अब ऐसा भी हो सकता है, ये भी केस हो सकता है कि भाई इसमें यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें यहां पे ऐसा हो कि ऑब्जर्वर जो है वो सुनना चाहता है, ठीक है ना, बट ये जो सोर्स है ये सुनाना नहीं चाहता। और ये आपका इस तरफ दौड़ रहा है, इसको पकड़ के ये इस तरफ दौड़, देखो ये इस तरफ दौड़ रहा है, प्रोड्यूस तो कर रहा है बट दौड़ इस तरफ रहा है। तो ये ओवरऑल जो बाजा है इसका ये इस तरह से दूर जा रहा है। तो इसमें क्या फील होता है आपको, ये उसको सुनाना नहीं चाहता बट वो सुनना चाहता है। यहां पे दो, ये सुनना चाहता है, ये सुनाना चाहता है, यहां पे ये न्यूट्रल है, ये सुनाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल या केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना यहां पे। तो यहां पे इस तरीके से आप चाहो तो और भी बहुत सारे केसेस बना सकते हो और इन्हीं के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले भी बन जाते हैं, राइट। तो बेटा जैसे आपको ये वाला केस है, इसमें ये क्या है, एक सुनाना चाहता है एक सुनना चाहता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, यहां पे इसका उल्टा लिया जा सकता है ये कि भाई वो ये जो है ये बस खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये बस प्ले कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है,
कि कोई सुने या ना सुने, बस स्टेशनरी खड़े होके प्ले कर रहा है और वो दौड़ रहा है, वो मना कर रहा है कि मेरे को सुनना नहीं है भाई, मेरे को नहीं सुनना, ऐसा होता है, वो दौड़ रहा है इस तरफ ऐसे, वो नहीं सुनना चाहता। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, कोई कम स्पीड से जा रहा है, कोई ज्यादा से जा रहा है। तो हमारा टारगेट ये है कि इन केसेस में हमें जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट है इन सारे केसेस पे फॉर्मूला लिखना। जिस बच्चे को केसेस केस समझ के उस पे फॉर्मूला लिखना आ जाता है, समझ लो उसको सब कुछ आ जाता है, डॉपलर इफेक्ट का उसको सब कुछ आ जाता है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं ये वाले केसेस के हिसाब से फॉर्मूला लिखूंगा और फिर हम अच्छे वाले सवालों पे जाएंगे, ठीक। क्योंकि बेटा ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और वो किस तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। अब बात को समझना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम डॉपलर इफेक्ट हमने समझा कि भाई ये होता है कि कम सुनता है ज्यादा सुनता है, तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, फॉर्मूला होता है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, फॉर्मूले में ये होता है, ठीक है। अब इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो आ रही है। अब सारा गेम जो है यहां पे, सारा गेम प्लस माइनस के साइन का है, ठीक है ना। तो भाई यहां पे प्लस भी लगता है माइनस भी लगता है, प्लस लगता है माइनस लगता है, राइट। आपको सोचना है ये क्या आएगा। अब जो ऑब्जर्वर है भाई ये एपरेंट फ्री, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी का इफेक्ट न्यूमरेटर में दिखाता है, तो प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो जाती है यहां पे, और ये प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो सोर्स अपनी वेलोसिटी का इफेक्ट या अपनी वेलोसिटी के जलवे डिनोमिनेटर में दिखाता है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, जो आपका डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है। अब यहां पे सारा गेम किस चीज का है कि कब प्लस और कब माइनस, ठीक है। कब प्लस लेना कब माइनस लेना, तो ये फॉर्मूला तो मुझे पता चल गया, ठीक है ना। आप देखो अगर ऑब्जर्वर, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये जस्ट एक रेशियो है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये कभी कभी आपको ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा, कभी इसको लेस देन 1 लेना पड़ेगा। ये आपको सोचना है कि इसको हमें 1 से बड़ा लेना है या 1 से छोटा लेना है, ठीक। वो बात आपको देखनी है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं एक केस बनाऊंगा यहां पे, या इसी पे बनाता हूं, यहां पे एक केस बनाता हूं और उसमें ये फॉर्मूला आपको लिखने के लिए देता हूं कि यहां पे क्या लिखना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए भाई यहां पे हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें यहां पे ये है और सोर्स है ये, और ये एफ नॉट फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है जिसकी वैल्यू है 100 हर्ट्ज, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इस मीडियम में 330 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, ठीक है ना। और एक ऑब्जर्वर है जो इसी की तरफ दौड़ के आ रहा है, ये इसकी तरफ दौड़ के आ रहा है, कितने से 30 मीटर पर सेकेंड से, ये ऐसे दौड़ के आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि इस ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इसकी। तो बड़ा सिंपल सा काम है, हमें बताया गया है कि भाई एक फॉर्मूला है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। पहले तो देखो रिलेटिव मोशन है कि नहीं है, तो यहां पे मुझे पता है कि रिलेटिव मोशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी। एक एपरेंट चेंज हमको पक्का मिलेगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं है। अब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का क्या मतलब है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो। अगर वो सेपरेशन कांस्टेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है और कोई चेंज फिर अपीयर नहीं होगा। तो यहां पे चेंज डेफिनेटली दिखेगा क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। अब भाई यहां पे बात आती है फीलिंग की, कि आपको क्या फील हो रहा है। तो हमें पता है कि फॉर्मूले के हिसाब से यहां वेलोसिटी ऑफ वेव लिखी जाएगी, तो वो कितनी है 330। नीचे भी वेलोसिटी ऑफ वेव लिखी जाएगी, वो कितनी है 330। ओके, अब यहां पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी और वो कितनी है 100। अब मेन चीज यहां है
कि इस जगह लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है 30, और इस जगह लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वो तो 0 है क्योंकि सोर्स तो भाई नहीं चल रहा, वो 0 है। तो अब आप ये सोचिए, ये फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है और ये इसकी तरफ दौड़ रहा है, यानी कि ये इसको ज्यादा सुनना चाहता है, इसको अच्छा लग रहा है, ये इसको सुनना चाहता है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जर्वर है, ये कौन है, ये ऑब्जर्वर है, और ये ज्यादा सुनना चाहता है, तो ये चाहेगा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो भाई ये तो 0 है, प्लस माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये सोचिए यहां पे हम कौन सा साइन लगाएं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो उसको ज्यादा सुनाई देगा, तो यहां पे आना चाहिए प्लस। बस ये आपको अगर समझ आ गया तो आपसे हर केस हो जाएगा इसका, ठीक। तो यहां पे कितना आना चाहिए प्लस, तो कितना आ गया ये 330 प्लस 30, ये तो 360 हो गया, और ये कितना हो गया 330 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0 से 0 कट गया, दिस इज 12/11 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका 1200/11 हो गया, और आप बहुत अच्छे से इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो कि इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। आप देखो यहां पे अगर आप चाहोगे तो 1200 को आप डिवाइड करिए कितने से 11 से, तो आपको दिखेगी 109, ये आपका आंसर होगा। तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज 109 हर्ज, यानी कि जो ये 100 हर्ज प्रोड्यूस कर रहा है ये उसको 109 सुनाई देगी। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना मैंने बताया है, अगर ये आपको फील हो गया, एहसास हो गया कि ये ऐसे काम करेगा फॉर्मूला, ठीक है ना, मेन चीज इस एक्सप्रेशन की है, ठीक है, तो आप इसके आगे वाले केसेस भी बहुत आराम से कर सकते हो। अब मैं यही सेम डेटा आगे वाले केसेस पे अप्लाई करूंगा इन पे, ठीक है। वही वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होगी 330, यानी कि साउंड की स्पीड इतनी होगी। अब जब भी दौड़ रहा होगा जो भी वेलोसिटी ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ सोर्स, उसको हम 30 मीटर पर सेकंड लेंगे, ठीक है ना, और एपेरेंट फ्रीक्वेंसी को लेंगे हम 100 हर्ट्ज, और हर केस का फॉर्मूला लिख के आंसर निकालेंगे, राइट। तो जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसमें सोर्स जो है वो इस तरफ दौड़ रहा है, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगाइए और यहां पे 100 लिखिए। हमें पता है ये मुझे 330 ही लिखना है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस माइनस, यहां पे क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहां पे सोर्स की वेलोसिटी है कितना 30, और सोर्स अपने जलवे डिनोमिनेटर में दिखाता है, राइट। अब चाहे ऊपर प्लस लगा लो या माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो 0 है। अब ये इसकी तरफ दौड़ रहा है, ये इसको ज्यादा सुनाना चाहता है, यानी कि यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा आनी चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा माइनस। तो भाई आंसर कितना मिल गया आपको, आंसर मिल गया आपको 330/300 इंटू 100, ठीक है ना। इस 0 से ये 0, दिस इज 11/10, 11/10, तो ये हो गया आपका 110 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज हो गई ये। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि ये फ्रीक्वेंसी ऐसी कैसे आ गई। अब यही सेम टू सेम एक्सप्रेशन आप दूसरे वाले के लिए भी लिख सकते हो। इसके लिए एपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यहां पे अगेन 330/330 लिखिए, ठीक है ना, और यहां पे 100 की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में आप खुद सोचिए, जो ये ये जो सोर्स है ये रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 0 है, तो भाई सोर्स अपने जलवे कहां दिखाता है डिनोमिनेटर, तो प्लस माइनस करके 0 कर दो, उसका तो कोई इफेक्ट हो नहीं रहा, राइट। अब ये जो है ये दूर भाग रहा है, इसको नहीं सुनना ज्यादा, ये ज्यादा सुनना नहीं चाहता, तो ये चाहता है कि मुझे कम सुनाई दे, तो यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अपने जलवे कहां दिखाता है न्यूमरेटर में,
तो यहां पे इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये वाली वैल्यू कम हो, ये कम सुनना चाहता है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, -330 -30, यानी कि 300/330। तो ये कितना हो गया, 300/330 इंटू 100। ये डेफिनेटली लेस देन 100 आएगा। ठीक, कितना आएगा ये, ठीक, कितना पता चल रहा है हमें इसका, 300 इंटू 100, ओके, डिवाइडेड बाई 330, तो 90.9 अप्रोक्सीमेटली 91 हर्ट्ज सुनाई देगा। होना भी चाहिए इतना ही इस केस में, क्योंकि इसको कम सुनना है, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए। अब अगर मैं नेक्स्ट वाले को देखूंगा तो आप उसको देखो, नेक्स्ट वाले को। इस केस में क्या है, इस केस में ये इस तरफ दौड़ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ओके, ये भी इस तरफ दौड़ रहा है कितने से, अगेन 30 मीटर पर सेकेंड से। तो भाई ये तो सुनाना चाहता है और ये सुनना चाहता है, यानी कि और ज्यादा पे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहां पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है। ये तो साउंड की वेलोसिटी है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। और यहां पे कितना आएगा, 100 आएगा। अब आप खुद सोचिए, मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो ऑब्जर्वर अपने जलवे न्यूमरेटर में दिखाता है, तो ये 30 हो गया। लेकिन ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ दौड़ रहा है, ये ज्यादा सुनना चाहता है, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, राइट। सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ दौड़ रहा है, भाई ये सोर्स है, ये किस तरफ दौड़ रहा है, ये ऑब्जर्वर की तरफ दौड़ रहा है। ये ऑब्जर्वर को ज्यादा सुनाना चाहता है, यानी कि ये भी चाहता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू और ग्रेटर हो जाए। तो आप खुद सोचिए, यहां पे माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड भी 30 है, लेकिन ये भी चाहता है कि एक्सप्रेशन और बड़ा हो जाए, तो यहां पे -30 आ जाएगा। तो भाई ये कितना आ गया, ये आ गया 36/30 इंटू 100, कितना आ गया, 120 हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ गया 120 हर्ट्ज। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस जगह पे कैसा साइन होना चाहिए। ये वाला देखो आप, इस वाले को भी देख लो। इस वाले में क्या है, सोर्स दूर भाग रहा है कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये इसकी तरफ भाग रहा है कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से। क्या इनमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो आपका फॉर्मूला वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देखो ये भी 30 से दौड़ रहा है, वो भी 30 से दौड़ रहा है, नो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। अब देखते हैं यहां पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आती है। तो भाई ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये किया, ब्रैकेट बंद किया, 330/330, राइट। अब ऑब्जर्वर चाहता है ज्यादा सुने, ज्यादा सुने, तो यहां पे प्लस का 30 करेगा वो, क्योंकि वो इस एक्सप्रेशन को बढ़ाना चाहता है। सोर्स दूर भाग रहा है, उसको नहीं सुनाना, वो चाहता है कि एक्सप्रेशन छोटा हो जाए, लेकिन ये अपने जलवे कहां दिखाएगा, डिनोमिनेटर में। तो यहां पे डिनोमिनेटर को अगर ये बड़ा कर देगा तो एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, तो ये 30 आएगा यहां पे, और यहां पे भी प्लस आएगा, और ये आपका 100 आएगा। तो आपका आंसर 100 का 100 हर्ट्ज ही रहा, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ, आपके सामने है, ठीक, नो रिलेटिव वेलोसिटी, तो नो डॉपलर इफेक्ट, यहां पे वही का वही रहा। तो ये सारे केसेस आपको इस तरीके से समझ में आ जाते हैं, राइट। अब ये मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट का बेसिक समझा दिया। अब बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें एक सोर्स चल रहा होता है, फिर एक वॉल होती है, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर सोर्स को ही वापस से सुनती है फ्रीक्वेंसी। अब सोर्स भी चल रहा है और वॉल भी चल रही है, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को भी हम ऐसे स्प्लिट करके ही हैंडल करते हैं, राइट बेटा। तो अब हम एक सवाल वैसा ही लेंगे यहां पे, और बिल्कुल उसके डेटा भी हम इसी तरीके से रखेंगे कि ये लीजिए, एक सवाल ऐसा करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास एक कार है, ये हमारे पास एक कार है, ठीक है। कार चल रही है इस तरफ, कार के ऊपर यहां पे एक स्पीकर लगा हुआ है,
जिसमें कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। ठीक है, कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ये कार के अंदर एक ड्राइवर भी बैठा हुआ है। ठीक, अब होता क्या है, यहां से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है दैट इज एफ नोट। एफ नोट की वैल्यू को मान लीजिए आप 100 और वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि साउंड वेव जो है उसकी को मान लीजिए 330 मीटर पर सेकेंड, ये मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पे एक वॉल है। ठीक है, अब ये जो वॉल है ये हमारे पास कुछ इस तरीके की है यहां पे कि भाई इस वॉल में ऐसे मूवमेंट करने का मतलब हमारे पास तरीका है। तो यहां पे ये जो वॉल है, वॉल इस तरीके से है और वॉल भी यहां पे इस तरफ चल रही है। कितनी स्पीड से, u से, और u की वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा डेटा हम ऐसा ले रहे हैं जिससे आसानी हो जाए, कैलकुलेशन बहुत टफ ना बने, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे फोकस रहे। तो वॉल चल रही है इस तरफ। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द कार। जो कार का ड्राइवर है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, यह हमें बताना है। तो भाई इस टाइप के सवाल को करने का एक तरीका होता है। उसमें क्या मानते हैं हम यहां पे ऐसा मानते हैं कि जो वॉल है ये एक ऑब्जर्वर है, तो यहां पे हम किसी को बिठा लेते हैं। वॉल को क्या मानते हैं, वॉल को हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं। तो यहां से जो वेव आएगी ऐसे करके यूं, ठीक है ना, यूं चलेगी, ये वाली वेव यहां से आएगी और रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जाएगी, वॉल से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जाएगी। अब ये वाली वेव इसको सुनेगी और इसको ड्राइवर को कुछ आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसको। चलिए ठीक है, तो अब ये देखिए कि जो वॉल है, पहला केस क्या है, फ्रीक्वेंसी यहां से निकली और वॉल ने रिसीव की। तो मान लीजिए वॉल को फ्रीक्वेंसी मिलती है FW। तो अगर मैं FW निकालूं तो वो फ्रीक्वेंसी है जो वॉल को मिल रही है। तो अगेन फॉर्मूला तो एक ही है, ठीक है ना, वही 330 पॉन 330 ब्रैकेट बंद, और ये आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। बाद में वैल्यू डाल देंगे FO की 100 हर्ट्ज, ये बाद में वैल्यू डाल देंगे। ये हो गया। तो अब आप ये देखिए यहां पे अगर हम पहले केवल जाने वो फ्रीक्वेंसी जो वॉल को रिसीव हो रही है, तो उस केस में वॉल जो है वो ऑब्जर्वर है और ये कार जो है स्पीकर, ये आपका सोर्स है। तो सोर्स अपनी जलवे दिखाएगा नीचे और वो दिखाएगी ऊपर। दोनों की स्पीड 30-30 है। अब वॉल इसकी तरफ आ रही है ताकि उसको ज्यादा सुने, तो दैट मींस ये प्लस होगा। सोर्स उसकी तरफ जा रहा है ताकि ज्यादा सुने, तो ये आ जाएगा आपका माइनस। एक चीज हो गई। चलिए ठीक है, इस चीज को हम एज इट इज लिख देते हैं। कैसे कैसे, V डिवाइडेड बाई V प्लस U और माइनस U इंटू F ओरिजिनल, ये हम FW की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब बात क्या आती है, जितनी फ्रीक्वेंसी वॉल रिसीव करती है वो उतनी ही रिफ्लेक्ट भी कर देती है। वॉल जितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रही है उतनी रिफ्लेक्ट भी कर देगी। तो वॉल ने कितना रिफ्लेक्ट किया, FW। अब इस FW को पकड़ के, ठीक है ना, इसको पकड़ के कौन सुन रहा है, ये ड्राइवर सुन रहा है। ये किस पे जा रही है, ड्राइवर पे जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ड्राइवर, अब ये निकालना है हमें। लेकिन जो ड्राइवर रिसीव कर रहा है उसके लिए सोर्स क्या है, उसके लिए सोर्स तो ये हो गया जो वॉल ने दिया है। तो यहां पे तो FW लिखा जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये वापसी वाले रास्ते की है। अब ये तो 330 ही लिखना है, ये आपको 330 ही लिखना है, और ये अगेन 30 और 30 आएगा, क्योंकि इस सेकंड वाले केस में रिसीवर ऑब्जर्वर ये ड्राइवर हो गया। तो ड्राइवर क्या है, इसकी तरफ जा रहा है, ज्यादा सुनना चाहता है, वो प्लस आ जाएगा। ओके ठीक, अब ये जो सोर्स है ये इसको ज्यादा सुनाना चाहता है, ये माइनस आ जाएगा यहां पे इस तरीके से। तो आप इस वाले को भी कैसे लिख सकते हो, V अपॉन V प्लस U और माइनस U, और ये आपका F हो गया।
सॉरी FW, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो हमें क्या निकालना, हमें तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ड्राइवर ही निकालनी है, तो इसी को FD लिख दो। तो FD इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इंटू दिस। अब इसकी वैल्यू यहां से उठा के लिख दो, तो आप देखो V प्लस यू अपॉन V माइनस यू इंटू FW की वैल्यू यहां से लिख दो, V प्लस यू अपॉन V माइनस यू इंटू F ओरिजिनल। ठीक है, तो V प्लस यू कितना होगा आपका 330 प्लस 30 360, तो दिस इज 360 बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 360 बाई 300 इंटू FO, ये कितना हो गया 100, तो दिस इज 144 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई हो। दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रेट टाइप क्वेश्चंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन यही हैं, ठीक है ना, कि भाई जिनमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। अब थोड़ा ठीक ठीक लेवल के सवाल देखते हैं। ठीक, चलिए इस वाले सवाल को देखिए। ये वाला सवाल आपको थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक, लेकिन इस सवाल को बिल्कुल एकदम बारीकी से हम सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। इस सवाल से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, चलिए इस सवाल को मैं समझाता हूं पहले, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। एक बार को आप इसको पॉज करके ट्राई करिएगा, ठीक है ना, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, चलिए ये क्या कहता है, इन द फिगर शोन एज ऑब्जर्वर O1, ये ऑब्जर्वर O1 है। ओके, ठीक है भाई, ऑब्जर्वर O1 फ्लोट्स स्टैटिक ऑन द वाटर। ये ऑब्जर्वर भले यहां खड़े हुए दिखाया हुआ है, बट ये इस पे फ्लोट करता है और स्टेशनरी है। विद ईयर्स इन द एयर, इसके कान जो हैं, जब ये इस पे फ्लोट कर रहा है, इसके कान हवा में है, पानी के अंदर नहीं है, राइट। चलिए, अनदर ऑब्जर्वर O2 इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी V1। ये O2 है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V/5, ठीक है ना, और ये O2 है ऑब्जर्वर, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ V1 है, जिसकी वैल्यू V/5 है। द सोर्स मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी V/5। अब ये जो सोर्स है जिसमें से साउंड निकल रही है, जिसमें से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वो सोर्स भी नीचे की तरफ दौड़ रहा है V/5 से। ओके, ठीक है ना, एंड एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी F फ्रीक्वेंसी की साउंड ये करता है। तो ये बोलता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज V की टर्म में ही सारे डेटा दिए हुए हैं। इसकी वेलोसिटी भी V की टर्म में दी हुई है, इसकी वेलोसिटी भी V की टर्म में दी हुई है। ये स्टेशनरी है और V क्या है, साउंड की वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय O1 कितनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई O1 को वेवलेंथ कितनी रिसीव हो रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय O1 इज दिस, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय O1 को इतनी वेवलेंथ सुन रही है। या तो ये सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि दोनों में वेवलेंथ है और O1 की है। अब ये बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय O2 इज दिस। O2 को, यानी कि ये वाला जो इंसान है, इसको फ्रीक्वेंसी इतनी सुनाई दे रही है। ओके, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय O2 इज 16 V/5f। ठीक, अब ये क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव। अब O2 को साउंड की वेवलेंथ कितनी सुन रही है, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो भाई मैं इस सवाल को नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने यहां पे कॉपी कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूं। डायग्राम थोड़ा हमें तमीज में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वाले सवाल को, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना है ये सवाल आपको।
ओके, तो चलिए बच्चों, देखिए इसका डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा और ठीक तरीके से समझाऊंगा आपको बना के, तो और क्लैरिटी आएगी इसमें। देखो भाई, इसमें क्या है कि ये तो समझ लीजिए नीचे की ग्राउंड है, ये है ग्राउंड, ओके, और यहां तक भरा हुआ है इसमें पानी, यहां तक क्या हुआ, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जो ये पानी भरा हुआ है भाई यहां तक, ऐसे ये, तो इसमें एक ऑब्जर्वर है जो यहां पे फ्लोट कर रहा है। आप ये समझ लो कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है जो फ्लोट कर रहा है, यहां पे ऐसे लेटा हुआ है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये सोर्स है यहां पे, ये सोर्स नीचे की तरफ चल रहा है, कितने से, v/5 से। अब ये एक ऑब्जर्वर ऐसा है, ये भी लेटा हुआ ही है ऐसे, पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, कितने से, अगेन v/5 से, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी 0, और ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ये यहां पे f0 है, जिसको ये f लिख रहे हैं, हम इसको f0 लिख रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो ऑब्जर्वर 1 है ये, और ये जो ऑब्जर्वर 2 है, तो ऑब्जर्वर 1 को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, या वेवलेंथ कितनी सुनाई दे रही है। तो अभी इन दो में हम डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे। तो ये तो स्टेशनरी है, फ्लोट कर रहा है, और वो v/5 से इसकी तरफ आ रहा है, तो ये तो सोर्स है। तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाई O1, O1 को कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। यहां पे v लिखेंगे, यहां पे v लिखेंगे, प्लस माइनस देखना है अभी, और यहां पे लिखेंगे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f। अब आप ये देखिए, ये तो ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर अपने जलवे दिखाता है न्यूमरेटर में, तो वो कुछ चल ही नहीं रहा, ना ऊपर चल रहा ना नीचे चल रहा, यानी कि ना तो सोर्स की तरफ चल रहा है, 0 हो गया। अब ये जो सोर्स है इसको ज्यादा इसकी तरफ चल रहा है, ये इसको ज्यादा सुनाना चाहता है, तो ये माइनस का v/5 करेगा। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन की वैल्यू को बढ़ाना है, ये इसकी तरफ चल रहा है ना, तो इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाना चाहता है ये, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो नीचे माइनस आएगा। यहां पे आप खुद ही देख लो, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5v माइनस v, 4v/5, तो ये आ गया आपका 5/4 और f, ठीक है। देखिए 5v माइनस v, 4v/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो 5/4 इंटू एफ, ये आपका O1 को सुनने वाली फ्रीक्वेंसी आ गई। चलिए अगर हम O1 से बात करें, तो O1 स्टेशनरी है, O1 को वेवलेंथ कितनी सुनाई देगी, वो दिखाई देगी या ऑब्जर्व होगी, ये देखना है O1 को वेवलेंथ कितनी। तो O1 से अगर पूछा जाए कि भाई आपके हिसाब से साउंड की वेलोसिटी कितनी है, वो बोलेगा v वेलोसिटी है। अच्छा, ओके, और आपको फ्रीक्वेंसी कितनी सुन रही है, कि मेरे को तो फ्रीक्वेंसी 5/4 f सुन रही है, तो वेवलेंथ कितनी हो गई, दिस डिवाइडेड बाई 5/4 f, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी 4v/5f, ये आपका एक आंसर हो गया। यानी कि O1 के अकॉर्डिंग वेवलेंथ उसको इतनी दिखाई देगी, इतनी उसको ऑब्जर्व होगी, इतनी वो अपीयर होगी, ठीक। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये देखते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय O1 इज 4v/5f, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, पहले वाला ऑप्शन इज राइट, ये वाला आपका गलत हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये v/f बोल रहा है, ठीक। तो वो आपका ऑप्शन 4v/5f, थोड़ा सा वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाली चीज की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय O2। अब बात करते हैं हम O2 की, ठीक है ना, O2 की बात करते हैं। O2 ये है। अब आप देखिए यहां से जो साउंड आती है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। यहां पे जो साउंड आती है वो इस सरफेस को, जो ये सरफेस है, इस सरफेस को कितनी साउंड की फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, वो वाली फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, क्योंकि ये तो सोर्स चल रहा है ना, और ये साउंड इससे, तो यहां से
यहां से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 5/4f। इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है यहां से यहां पे जो इसको मिल रही। अब इस फ्रीक्वेंसी को, इस सरफेस से जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई है उसको ये रिसीव कर रहा है ऊपर चलते हुए, कितने से, v/5 से। तो अब भाई फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाई O2 हम देखेंगे कितनी आएगी, तो उसके लिए अगेन वही काम करना पड़ेगा, v/v। ठीक है, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी तो 5/4f हो गई, ओके राइट। अब ये कह रहा है कि एंड एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज v एंड दैट इन द वाटर इज 4v। वाटर में जो है वो वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ v है, ये भी इसने बोला है। आप देखो यहां पे लिखा हुआ है v एंड इन वाटर इज 4v, 4v वेलोसिटी इसकी वाटर में है। तो हम यहां पे जो गेम खेल रहे हैं वो वाटर के अंदर है, तो यहां पे वेलोसिटी 4v/4v आएगा, ठीक है ना, जब हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। और यहां पे आएगा जो फ्रीक्वेंसी वहां से रिसीव हो रही है, एंड दैट इज 5/4f, ये उसको रिसीव हो रही है। अब आप यहां पे देखिए ऑब्जर्वर कौन है, ये रहा ऑब्जर्वर, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ज्यादा सुनना चाहता है, तो 4v प्लस v/5 आएगा। ओके, सोर्स ये सरफेस है, सरफेस कहीं नहीं जा रही, तो सरफेस की वेलोसिटी तो 0 है, तो यहां पे प्लस माइनस 0 हो गया। अब देखते हैं ये आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो 4v/5 तो 21, ये तो 21v/5 हो गया, और नीचे 4v इंटू 5/4f, ठीक है। ओके, तो भाई इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये v/5 है, ये v/5 है, इस वाले v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 21, यहां पे f अपॉन 4 इंटू 4 16। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाई O2, 21f/16। ठीक, देखते हैं क्या आंसर इसमें मैच कर रहा है हमारा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाई O2 इज 21f/16। तो भाई ये तो हमारा राइट हो गया, ये पार्ट हमारा राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा इसने, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाई O2 इज दिस। अब भाई ये देखना है कि इस इंसान को, जो ये नीचे लेटा हुआ और ऊपर की तरफ चल रहा है, इसको वेवलेंथ क्या रिसीव हो रही है। ठीक, अब बात को समझना, इसको वेवलेंथ क्या रिसीव हो रही। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब इसको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है वो तो ये लिखेगा कितनी, 21f/16, ये तो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है इसको। लेकिन इससे अगर पूछा जाए कि भाई तुम ये बताओ वेव की वेलोसिटी क्या है, तो वेव की वेलोसिटी देखो 4v तो ये है ही, नीचे की तरफ कितने से आ रही है, 4v से, लेकिन ये ऊपर की तरफ v/5 से भी चल रहा है, तो इसको वेव की जो वेलोसिटी अपीयर होगी वो जितनी है उससे ज्यादा दिखेगी, तो इसको दिखेगी 4v प्लस v/5, इसको इतनी वेलोसिटी दिखेगी वेव की। तो भाई इसको लैम्डा कितना मिलेगा, 21f/16 तो ये रहा, और 5v कितना हो गया 20, और ये 21v/5 ये हो गया। तो आप ये देखो 21v/5 तो ये हो गया, ओके, और ये 21f, 21 से 21 कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना हो गया 16/f, 16 ऊपर चला जाएगा, f नीचे चला जाएगा, और v/5 यहां आ जाएगा, तो दिस इज 16v/5f, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये क्या होगा लैम्डा। तो 16v/5f, देखते हैं यहां पे आंसर मैच कर रहा है, 16v/5f ये भी आपका मैच कर गया। तो यहां पे भाई हमारा जो आंसर मैच किया है वो क्या आया, ACD, ये अपने आंसर है।
ठीक है ना। देखते हैं इसमें क्या आंसर दिया हुआ है। तो हमें भाई ए ऑप्शन सही मिल रहा है, सी सही मिल रहा है, डी सही मिल रहा है, बी हमें गलत मिल रहा है। ठीक, चलिए आंसर इज ए सी डी, यही आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सवाल था, इस सवाल को यहां बताने का पर्पस ये था कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आए कि हमें क्या सोच के साथ वेवलेंथ बतानी है। ठीक है ना, सोच क्या रहनी है वेवलेंथ बताने की। आप यहां पे ये देखिए, ये जो इंसान नीचे था ये ऊपर की तरफ चल रहा है, इससे पूछा जा रहा है कि आपको वेवलेंथ कितनी दिखाई दे रही है। तो ये क्या करेगा, जो इसको वेलोसिटी दिख रही है वो लिखेगा, जो इसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो लिखेगा, दोनों को डिवाइड कर देगा। तो जो इसको वेव की वेलोसिटी फील हो रही है, तो ये v/5 से तो खुद चल रहा है और 4v से वेव, तो इसको वेव की वेलोसिटी 4v + v/5 फील हो रही है, तो ये उसी को रखेगा, क्योंकि हम तो इससे आंसर पूछ रहे हैं। और इसको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है ये, तो इन्हीं को डिवाइड करके ये आंसर देगा आपको। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि गलत होने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। राइट बेटा, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर सवाल है, पीवाईक्यू है, आया हुआ है, काफी कुछ इससे समझने को भी मिलेगा हमें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये बोल रहा है स्मॉल सोर्स ऑफ साउंड एस ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज अटैच टू द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, विच इज वर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। यानी कि ये स्ट्रिंग ऐसे है, इसको यहां से u वेलोसिटी दी है, तो ये ऐसे घूम रही है ऐसे। ओके ठीक है भाई, यहां से ये ऐसे घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में। ठीक है, द स्ट्रिंग इज जस्ट रिमेन्स टाइट, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी √5GL है, ये हमें यहां से पता चलता है। जस्ट रिमेन टाइट व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां पे ये वाली वेलोसिटी हमें पता चलता है। अब ये क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर इज लोकेटेड इन द सेम वर्टिकल प्लेन, यानी कि इसी जिस प्लेन में ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसी प्लेन में एक ऑब्जर्वर भी है कहीं पे। ओके, सेम हाइट एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, एयर में साउंड की स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, एंड g इज 10, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। जो यहां ऑब्जर्वर है उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, तो भाई डेफिनेटली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगी, जब ये ऑब्जर्वर की तरफ होगा। मैक्सिमम स्पीड तो लोएस्ट पॉइंट पे होती है, तो जब ये इसकी तरफ जा रहा होगा, जब ये यहां पे होगा, सबसे ज्यादा स्पीड, क्योंकि ये बहुत दूर है, ये वाली डिस्टेंस लार्ज है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये लार्ज डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो जब ये पार्टिकल यहां पे होगा और इस तरफ चल रहा होगा, तब इसकी ऑब्जर्वर की तरफ स्पीड मैक्सिमम होगी, और तभी मैक्सिमम चेंज भी दिखाई देगा। तो हम उस एपरेंट चेंज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम इसको अब छोटा कर सकें। ऐसे छोटा कर लेते हैं इसको। ओके, तो अब क्या होगा, ठीक, अगर इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो भाई आप देखिए एपरेंट चेंज किसके बराबर आएगा, 330 अपॉन 330 इंटू 500, इसमें फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो सर्कल में ऐसे घूम रहा है, सर्कल में ये ऐसे घूम रहा है, ये वाली वेलोसिटी √5GL, अगर मैं ये निकालूं तो दिस इज √5 इंटू 10 इंटू 1.6, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9 आएगी ये। क्यों, क्योंकि ये √80 है, अप्रोक्सीमेटली √80 है ये, तो 9 मान लो, 9 इंटू 9 81 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 मान लो। तो ये सोर्स है और ऑब्जर्वर बहुत दूर है, तो ऑब्जर्वर का तो कोई इफेक्ट है ही नहीं,
लेकिन सोर्स उसकी तरफ जा रहा है तो उसको सुनाना चाहता है, तो दिस इज -9 यहां आएगा। तो आंसर जो होगा आपका बेटा वो बनेगा 330 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 321। 330 -9 321। तो देखते हैं यहां पे क्या आंसर बनेगा, राइट। 330 मल्टीप्लाई बाई 500 और डिवाइडेड बाई 321, तो ये आपका आ रहा है 514। चलिए एक आंसर तो ये है, ये ए पार्ट हुआ। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में इसने पूछा है कि ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट अ लार्ज डिस्टेंस वर्टिकली अबाउ द सेंटर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि सेंटर के ऊपर बहुत दूर है, तो एक बार को तो ये इसकी तरफ जा रहा होगा, फिर एक बार ये इससे दूर जा रहा होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिर से बताइएगा कितनी है। अब यहां पे पंगे क्या हो गए, पंगे ये हो गए कि भाई इसकी स्पीड यहां से जब हम इस तरफ चलते हैं तो √5GL होती है, लेकिन यहां पहुंच के वेलोसिटी √3GL रह जाती है। अब ये कैसे पता चला हमें भाई, ये एनर्जी बैलेंस करके पता चल जाता है कि यहां पे टोटल एनर्जी ½ mU², उसमें से mgl माइनस करोगे तो ½ mv² बचेगी, तो √3GL आएगी। और √3GL की वैल्यू आप कितनी ले सकते हो, √3 इंटू 10 इंटू 1.6, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 7 ले सकते हो आप। ये कितनी आएगी, 7 के आसपास आएगी। तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी अब कितनी दिखेगी, अब दिखेगी आपको 330 दिखेगी, मतलब सुनेगी, जो भी आप चाहो। ये अब सोर्स जो है ±0, ऑब्जर्वर तो वही है लेकिन सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, तो माइनस का 7 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 330 इंटू 500 और डिवाइडेड बाई 330 - 7 यानी कि 323, तो 514 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 511 मान लो, 511 टाइप कुछ मान लो। और दूसरे केस में मिनिमम वाले में 330 ±0 डिवाइडेड बाई 330 -7 के बजाय अब +7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, दूर जा रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी को कम सुनाएगा। कम सुनाएगा तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये एक्सप्रेशन छोटा आएगा, इंटू 500। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका, 330 इंटू 500 और डिवाइडेड बाई 337। ठीक है, इसको एक बार को कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। 330 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 337, तो ये आ रहा है आपका 489.6, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 490 आता है। ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। लेकिन बस ये बोल रहा है कि ऑब्जर्वर बहुत दूर है, इसलिए हमने ऐसा किया। 514, 490, 511 बिल्कुल सही आंसर्स हमारे मैच किए हैं इस सवाल के। ठीक, चलिए ये सवाल भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत टफ साइड था, ठीक है ना, बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, बट एडवांस में कभी कभी मीडियोकर लेवल के सवाल भी आते हैं और वो हमको हैंडल करने आने चाहिए। अब मान लीजिए यहीं पे ठीक इसी जगह पे इसी क्वेश्चन को मैं एक ट्विस्ट देना चाहूंगा यहां पे, ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं हम और यहां पे इस सवाल को एक लेवल आगे ले चलते हैं, ठीक है ना, इसी सवाल को यहां पे। तो यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे ऑब्जर्वर को यहां ना रख के यहां रख दूं, ऑब्जर्वर यहां पे है, तो ये वाली डिस्टेंस अगर r है, ये वाली डिस्टेंस, तो मान लीजिए ऑब्जर्वर की डिस्टेंस यहां से कितनी है, 2r है। कितनी है भाई, 2r है, राइट।
तब इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे उस बात को भी ध्यान से समझना आप, ठीक है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखना तब क्या होगा। आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हो कि सर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ठीक। और थोड़ा सा हम और भी केयरफुल होकर काम कर सकते हैं। तो ये तो वो लाइन हुई, ये सेंटर हुआ, ये आर है तो ये भी आर है, ये यहां पे हुआ ऑब्जर्व। तब आंसर्स क्या क्या होते अगर ऐसे होता तो यहां पे जो ये ऐसे लटका हुआ है यू, ऐसे, तो ये कितने जैसे जा रहा है, ये मान लीजिए यू वेलोसिटी से जा रहा है और यू की वैल्यू कितनी है, √5g/r, ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर कितनी होगी। क्या करेगा आप, क्या करोगे आप इसके लिए, ठीक। इस वक्त यहां पे जब ये अभी इस सवाल में हमने क्या किया था, ऑब्जर्वर बहुत दूर था, ऑब्जर्वर क्या था, बहुत दूर था, ऑब्जर्वर बहुत दूर था। इसलिए जब ये वाली डायरेक्शन थी यही सीधे ऑब्जर्वर की तरफ थी, हमने इसी को ले लिया था। पर अब ऐसा नहीं कर सकते हम, अब ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहां पे इस जगह से ऐसे टेंजेंट अगर हम डालेंगे ना यूं करके, यूं ऐसे, तो टेंजेंट यहां आएगा। ये वाला पॉइंट वो पॉइंट होगा भाई जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और ये इसकी तरफ होगी। इस पॉइंट पे जब ये इस जगह आ जाएगा, यहां पे ये इस जगह आ जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी उसकी तरफ होगी यू, ये, और मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनना यहां पे ध्यान से, ऐसे कैसे होगा। अब ये वाला एंगल कितना निकालोगे आप, थीटा। सर ये तो बहुत आसान है निकालना, कैसे कि ये 2r है, ये r है, ये एंगल आएगा 30 डिग्री, बिल्कुल। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये आएगा 30 डिग्री, बिल्कुल। तो क्या यहां पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, v1 बिल्कुल निकल जाएगी सर, v1 कैसे, एनर्जी बैलेंस करके निकालना पड़ेगा बेटा, इतना आसान नहीं है। एनर्जी बैलेंस करके यहां की वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है। और ये वेलोसिटी डायरेक्ट उसकी तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये मैक्सिमम इफेक्ट देगी। यहां पे मैक्सिमम इफेक्ट नहीं देगी क्योंकि यहां पे इसका कंपोनेंट उस तरफ लेना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट उस तरफ लेना पड़ेगा। तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी उस तरफ जो आएगी वेलोसिटी वो निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी ना, अब आएगी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम v/v इंटू 500, ये आएगी, एक सोर्स की वेलोसिटी, क्योंकि सोर्स उसकी तरफ जाना, माइनस का v1 आएगा और प्लस माइनस 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस v1 इंटू 500। अब ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अब आएगी, और इस v1 की वैल्यू यहां वाली वैल्यू रखनी है, तब जाके आंसर आएगा, राइट, ओके। अब यह भी हो सकता है कि वो मिनिमम पूछे, एफ की मिनिमम वैल्यू। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको यहां से फिर यहां पे टेंजेंट डालना है, ओके, ठीक है ना, और फिर यहां से इस पॉइंट पे टेंजेंट डालना है। इस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम दूर ये तरफ जाने वाली वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसी पॉइंट पे रहेगी, तो ये वाली वेलोसिटी मान लीजिए v2 होगी। अब ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। तो भाई आपको यहां की एनर्जी को और यहां की एनर्जी को बैलेंस करके ये v2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी अब आपकी आएगी अगेन कितनी, 330 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 330 प्लस v2 और मल्टीप्लाई बाई 500।
तो ये आपका होगा 330 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 330 प्लस V2, ये आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, राइट। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब आएगी जब ये वाली डिस्टेंस आपकी, सॉरी 2R हो, ये 2R लेनी, R नहीं 2R लेनी है, ये मेरी मिस्टेक है। ये R और ये R, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 2R लिखा होगा, यहां पे जब ये क्वेश्चन मैंने बनाया था इस जगह पे था तो यहां 2R लिखा था मैंने, राइट। तो ये 2R होगा, तो ये 2R है, ये R है, क्योंकि ये R है ये भी R है, तो ये 30 का एंगल होगा, ये भी 30 का होगा, ठीक। तो ये V1 V2 निकालना ये आपका काम है, राइट। अब इस सवाल को अगर ऐसा आया तो ये एडवांस थोड़ा इजी भी बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं कि इफ स्पीड ऑफ बॉल इज कांस्टेंट, तब ये सवाल और थोड़ा आसान हो जाएगा, फिर आपको एनर्जी बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, तब आपको एनर्जी बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, फिर इसकी V1 की वैल्यू भी V रखनी है, V2 की वैल्यू भी V रखनी है, फिर से आसान हो जाएगा सवाल, बहुत आसान हो जाएगा, फिर इजी हो जाएगा ये। लेकिन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनने के बाद जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगी उसके बीच का जो टाइम है डेल्टा टी वो अलग होगा, और फिर फ्रीक्वेंसी मिनिमम सुनने के बाद यहां पे जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगी तो ये डेल्टा T2 कुछ और होगा, फिर रेगुलर इंटरवल पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं सुनेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम सुनने के बाद मिनिमम बहुत जल्दी सुन जाएगा, लेकिन मिनिमम सुनने के बाद मैक्सिमम बहुत देर में सुनेगा, ठीक। तो इस टाइप से सवाल को आप कितना भी मतलब ऊपर लेवल का बना सकते हो, राइट बेटा। आई होप ये वाला सवाल आपको थोड़ी सी म्यूटेशन समझ आई होगी कि अगर ये वाली डिस्टेंस फाइनाइट है तो फिर एंगल निकालने पड़ेंगे, और ये वाली डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, यही वाइल्ड वेलोसिटी यूज करके वो हमने सॉल्व किया हुआ भी है, राइट। चलिए एक सवाल और देखते हैं, यहां पे एक इरडो का सवाल देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये, मुझे ये अच्छा लगता है काफी, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए, दिस इज 4.117 इरडो, इरडो का 4.177 है ये, ठीक है। अच्छा सवाल है काफी, पढ़िए एक बार को, फिर देखते हैं इसको। इसमें बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं, आंसर गलत निकालते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं। एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। चलिए देखिए सवाल में क्या है, बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है। इसने कहा है कि अ सोर्स ऑफ सोनिक ऑसिलेशन विद फ्रीक्वेंसी 1700 हर्ट्ज एंड रिसीवर आर लोकेटेड, सोर्स और रिसीवर यानी कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों लोकेटेड एट सेम पॉइंट एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 0, द सोर्स स्टार्ट रिसीडिंग फ्रॉम द रिसीवर, द सोर्स स्टार्ट रिसीडिंग यानी कि सोर्स जो है ना ऑब्जर्वर से दूर जाने लगता है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके 10 मीटर पर स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दूर जाने लगता है, ठीक है। अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड टू बी इक्वल टू v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द स्टेशनरी रिसीवर एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ऑब्जर्वर को अब फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी वो बताइए क्या होगी। पहले मैं सवाल समझाऊंगा आपको, ठीक है, फिर मैं इसकी कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सवाल को छोटा कर लिया एक तो मैंने, ये आपका एरो का क्वेश्चन हो गया। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि कोई एक प्लेटफॉर्म है इस तरीके का, ओके, और यहां पे दो लोग ऐसे
बातें कर रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल पास पास में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके पास है स्पीकर, इसके पास स्पीकर है, राइट। अब ये स्पीकर कितने की फ्रीक्वेंसी निकालता है? 1700 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालता है। तो दोनों में बातें चल रही है, इसको सुन रही है फ्रीक्वेंसी। ये जो सोर्स है ये किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इस तरफ दौड़ने लगता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दौड़ने लगता है t इज इक्वल टू 0 पे। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये इस तरफ दौड़ने लगता है, ऐसे दौड़ता चला जाता है। और हाथ में ये स्पीकर भी ले रहा है, ऐसे दौड़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो इसके हाथ में स्पीकर भी है और ये ऐसे दौड़ता जा रहा है, ठीक है भाई, इस तरफ दौड़ता जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जा रहा है जाने दो। बात यह है कि वो जो बेचारा अब अकेला रह गया है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? ठीक, तो अब तो वो अकेला बच गया, इसको तो यहां से हटा दो, तो हटा दो, यहां पे था वो कभी, अब वो बेचारा अकेला बच गया। अब पूछा जा रहा है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये बताइए। ठीक है, चलिए, तो भाई t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे अगर मैं कहूं कि भाई ये तब कहां होगा, ये इंसान कहां पहुंच गया होगा? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे तो ये यहां पहुंच गया होगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस तरफ? वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा लो, तो 0 प्लस 10 इंटू 10 मतलब 100 मीटर पर सेकेंड इसकी इस वक्त स्पीड हो रखी होगी। तो t इज इक्वल टू 10 पे इसकी स्पीड इस तरफ 100 मीटर पर सेकेंड है, और उसको ये वाली फ्रीक्वेंसी जो यहां से निकल रही है वो सुन रही है। तो t इज इक्वल टू 10 पे इसको जो सुनेगी वो फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, जो t इज इक्वल टू 10 पे इसको सुनेगी वो फ्रीक्वेंसी तो थोड़ा पहले निकालनी पड़ेगी ना उसको। भाई वो तो यहां कहीं निकाल देगा वो, इस जगह पे। तो ये t इज इक्वल टू t मान लेते हैं हम इस पॉइंट को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 10 पे इसको सुनना है, और यहां से साउंड को, इस जगह से साउंड को यहां से ऐसे ऐसे आने में टाइम भी तो लगेगा भाई, वहां तक साउंड को भी तो चलना है ना। यहां पे जो साउंड निकली है तो वो वहां पे पहुंचेगी, तो डेफिनेटली t इज इक्वल टू 10 यहां हुआ है, लेकिन उसने फ्रीक्वेंसी यहां निकाल दी है, तो साउंड पीछे की तरफ चल के यहां तक पहुंच रही है, ऐसे इस तक पहुंच रही है साउंड। जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंची है साउंड, वो यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि जब हमारी घड़ी में 10 सेकंड पूरे होंगे तब इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी पहले निकल चुकी है, 10 सेकंड से थोड़ा सा पहले निकल चुकी है। चलिए, और वो टाइम मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। तो अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लेता हूं, तो इस आदमी के अकॉर्डिंग कैपिटल डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीयूटी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर होनी चाहिए। भाई ये आदमी यहां से दौड़ना शुरू किया है ना इसने, और कितने एक्सेलेरेशन से दौड़ रहा है? ए से, तो हाफ ए टी स्क्वायर यहां तक का इसका सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये टी टाइम में यहां आ गया, तो अभी थोड़ा सा टाइम और बचा है 10 सेकंड होने में, लेकिन जो यहां से साउंड निकली है वो उस बचे हुए टाइम में वहां पहुंच गई है। तो साउंड की स्पीड कितनी है? v। साउंड की स्पीड कितनी है? v इसने दे रखा है, और v कितना दे रखा है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, इसमें साउंड की स्पीड है, ठीक है। तो ये साउंड यहां से यहां पहुंच जाती है और 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं। तो साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम मिल रहा है? 10 माइनस टी, इतना साउंड को टाइम मिला है।
भाई 10 सेकंड पूरे हो गए ना यहां पे, तो टी टाइम तक तो वो यहां चला है, टी टाइम पे उसने फ्रीक्वेंसी निकाली है पी, ऐसे करके वो फ्रीक्वेंसी जब यहां पहुंची तो 10 सेकंड पूरे हो गए, तो यहां से यहां तक चलने का टाइम कितना मिला 10 माइनस टी। तो अगर मैं यही डिस्टेंस डी फिर से साउंड के हिसाब से लिखूं तो साउंड तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, तो स्पीड इंटू टाइम 10 माइनस टी के बराबर होगा डी। तो साउंड तो कांस्टेंट स्पीड से चल के इसके कान में पहुंचेगी, तो ये होगा 340 इंटू 10 माइनस टी। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, 2 से ये कट के कितना हो गया 5t स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये कितना हो गया 3400 माइनस 340 टी। या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है आपके पास। अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसमें इधर ले आओ 5t स्क्वायर, या 5 से तो काट दो, ठीक है, तो ये कितना आ गया टी स्क्वायर, माइनस के बजाय ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 68t, और ये आ जाएगा माइनस का 680 इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास t की वैल्यू आएगी 8.84 सेकेंड, ये आपके पास t की वैल्यू आएगी। यानी कि इस आदमी ने जो यहां से दौड़ा है इस पॉइंट पे पहुंचते हुए, ठीक है ना, इस पॉइंट पे पहुंच के जब कितना हो गया टाइम t इज इक्वल टू 8.84 सेकेंड हो गए, तब इसने फ्रीक्वेंसी निकाली है और वो फ्रीक्वेंसी इस तरफ चली है, वो फ्रीक्वेंसी इस तरफ चली है। तो आप खुद देखो इस वक्त पे सोर्स की स्पीड कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स एट दैट टाइम कितना होगा 0 प्लस u प्लस एटी, ए कितना है 10 और t कितना है 8.84, यानी कि 88.4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगी। अब जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनेगी उसको इस तरफ कितनी स्पीड से दौड़ रहा है ये v से, इस दौड़ते हुए इंसान ने ये फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो इसको कितनी सुनेगी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब एपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लो 340 अपॉन 340, इसको तो हम टच नहीं करेंगे, इनटू 1700 हर्ज, ये हो गया, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी खड़ा है तो प्लस माइनस 0, लेकिन सोर्स दूर जा रहा है वो नहीं सुनाना चाहता, तो नीचे प्लस आ जाएगा और यहां 88.4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो 340 इंटू 1700 और डिवाइडेड बाई 340 और 88 यानी कि 428.4, ये वाली वैल्यू आएगी 1349 हर्ट्ज। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। बहुत सारे बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो t इज इक्वल टू 10 पे ही मान लेते हैं, t इज इक्वल टू 10 पे ही मान लेते हैं, तो वेलोसिटी को 100 पुट कर देते हैं। ये जो 100 मीटर पर सेकंड आ रही है ना, यही वेलोसिटी यहां पे 88.4 के बजाय 100 पुट कर देते हैं। जब 100 पुट करते हैं तो आंसर आता है 1313, जो कि गलत आंसर है और ये आपका सही आंसर है। तो ये आपका बड़ा ही अच्छे लेवल का सवाल था, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। इसको मैं समराइज कर देता हूं। हुआ क्या है भाई, दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे थे, यहां पे इस बात पे झगड़ा हुआ, एक इधर दौड़ पड़ा, कितने एक्सेलरेशन से 10 से, और एक वहीं खड़ा रह गया। तो इधर दौड़ते दौड़ते कुछ फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है इसके लिए, मान लो गालियां दे रहा है, फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है इसके लिए। तो t इज इक्वल टू 10 पे इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो पता करनी है कितनी है, लेकिन t इज इक्वल टू 10 पे इसके कान तक आ गई है, इसका मतलब वो पहले निकल चुकी है वहां पे, तो वो थोड़ा सा पहले ही फ्रीक्वेंसी निकाल चुका होगा, ठीक है, और वो उसके कान तक जानी है। बात यह है कि सिचुएशन को बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट वे में समझना है हमें, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल राइट तरीके से समझना है, ठीक। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। बच्चों आंसर भी चेक करते हैं, आंसर क्या है, देखिए यही आंसर है अपना इसका। तो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है ये वाला सवाल,
ठीक है, ये वाला सवाल काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इस सवाल को समझाना चाहूंगा पहले तो क्या है ये, और फिर देखेंगे इसको करते कैसे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि अ सोर्स एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी, न्यू है ये, एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम एफ लिखना पसंद करेंगे। ठीक है ना, न्यू से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, वी जैसा लग रहा है। एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जर्वर the source start moving towards the observer with a uniform acceleration a. Uniform acceleration a. Find the frequency heard by the observer corresponding to the wave emitted just after the source start. जैसे ही सोर्स स्टार्ट होता है तो वो वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगी। ठीक है ना, द स्पीड ऑफ द साउंड इज v। देखो ये भी v, ये वाला v और ये वाला v एक जैसा लग रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है हमें, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं यहां पे, और फिर इसको हम छोटा करेंगे ऐसे। तो ये आपका सवाल हो गया, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से करना है। भाई देखो हल्के में नहीं लेना इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे ये कह रहा है कि एक यहां पे इस तरीके का प्लेटफॉर्म है। ओके, यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो सोर्स, जो ये यहां पे इस टाइम ये जो है यहां पे ये एक फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। ठीक है, ओके। सोर्स एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ये एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड यहां से निकाल रहा है, यूं करके यूं चलती है और वो इसके कान में पहुंचती है। वेव जो है यूं चल के इसके कान में पहुंच जाती है। ठीक है ना, लार्ज डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस डी जो है बहुत लार्ज डिस्टेंस है, डी जो है लार्ज है, इनफाइनाइट भी मान सकते हो, हमने बस ले लिया इसको। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ओके। Find the frequency heard by the observer corresponding to wave emitted just this speed of the sound. Velocity of sound is v. तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो आपको पता करना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर डॉपलर वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है ना, लेकिन बेटा इसका एक्सेलरेशन दिया है उसने, क्या दिया है इसका एक्सेलरेशन ए, स्पीड नहीं दी। और जो वेव यहां से निकल के वहां तक पहुंचेगी, ये डिस्टेंस कितनी है, लार्ज है। अगर ये डिस्टेंस दी हुई तो मैं उसका टाइम निकाल लेता, उतने टाइम में इसकी स्पीड क्या होती वो सब करके कर सकते थे, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस तो गिवन है ही नहीं डी, ये तो मैंने मान लिया। तो सर मत मानो इसको डी को। तो बेटा इसलिए कभी कभी कुछ चीजों को मानना खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना, डिस्टेंस लार्ज है, बस लार्ज रखो, डी मत मानो, वरना ऐसा लगेगा डी की टर्म में आंसर निकाल देंगे हम। अब इस सवाल को देखना ये होता कैसे है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कीनली ऑब्जर्व करने वाली बात है। देखो भाई क्या होता है, जब ये फ्रीक्वेंसी निकालता है तो जैसे मान लो यहां से फ्रीक्वेंसी निकल रही है और ये स्टेशनरी है, तो जो फ्रीक्वेंसी निकलती है पहले जहां से निकलने वाला पार्ट ऐसे चलता है आगे, फिर एक लेवल, एक टाइम के बाद वेव पूरी हो जाती है, तो ये वेव ऐसे बनती है ना भाई, ऐसे बनती है ना वेव, यूं करके हम यूं बनाते, ये वेव बनी। तो इस वेव को, ये सोर्स है, यहां से ये वेव निकल रही है, तो ये वेव का सबसे पहला वाला पार्ट सबसे पहले बना होगा, तो वो जब इसमें से बना तो वो आगे चल रहा है, वो जब यहां पहुंच जाता है तब इस वेव का आखिरी पार्ट बनता है, लास्ट पार्ट बनता है ये वाला। एक अगर सोर्स स्टेशनरी है तो। अब मेरी बात को फिर सुनना, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे यही वाली चीज में गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़ हो जाएगी भाई, गड़बड़ यहां पे ये हो जाएगी कि अगर ये चीज मूविंग है और ये यहां पे ऐसे हमने पहुंचा दिया, तो ये तो ठीक है,
लेकिन अगर ये चीज मूव, ये आगे मूव करने लगे, यहां पे निकालना शुरू किया और फिर आगे मूव करने लग गया, तो भाई ये वाला पार्ट अगर इसका आगे मूव करेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस तरीके से आगे मूव करेगा यूं यूं, तो ये जो हमने यहां पे पॉइंट लिया है, कौन से वाला, ये यहां से होगा, अब ये यहां पहुंच जाएगा, एंड वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। तो अब आप खुद देखो, यहां पे पहले जो वेव की लेंथ थी वो इतनी थी, बट अब वेव की लेंथ इतनी रह जाएगी, बस थोड़ी सी कम हो जाएगी। सोचो ध्यान से, बहुत ध्यान से सोचना है। ठीक, आप ये देखो, जब ये स्टेशनरी था, जब ये स्टेशनरी था यहां पे, तो थोड़ी सी डिस्टेंस ये आगे चल चुका है, जब मूवमेंट, जब ये सोर्स स्टेशनरी था तो बड़े आराम से वेव निकाल रहा, सबसे पहले वो वाला पॉइंट निकला होगा, ऐसे करके वो तो आगे चला गया, तो जो पॉइंट निकाला, जब वो वाला पॉइंट चल के यहां पहुंच जाता है, तब वेव का लास्ट पॉइंट निकलता है। इसी चीज को तो वेवलेंथ बोलते हैं, इसी चीज को तो वेवलेंथ बोलते हैं, यही तो लैम्डा होता है, यहां से यहां तक का किसी भी वेव का। अब इसने क्या किया, दूसरे केस हमने ये लिया कि इसने आगे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया ए एक्सेलरेशन से, तो पहले तो निकाला इसने, वो वाली चीज तो अपनी स्पीड से चल रही है, वो तो वहीं पहुंचेगी, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ये आगे खिसकना चालू हो गया, तो जब तक वो पहला वाला पॉइंट वहां पहुंचा है, जब तक पहला पॉइंट वो वहां पहुंचा है, तो ये वाली चीज थोड़ी आगे खिसक गई, तो वेवलेंथ यहीं पे एंड हो जाएगी। तो ये वाली वेवलेंथ आपकी नए वाली वेवलेंथ होगी, राइट? क्या ये बात समझ में आई? ओके। अब बात आती है, ये वाला एंड इसके कान तक पहुंच रहा है, ये वाला एंड कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके इसके कान तक पहुंच रहा है, ठीक। अब इस वाले एंड के निकलने के टी टाइम के बाद ये वाला एंड निकला है, तो अगर ये यहीं पे स्टेशनरी है, तो जब ये वाला एंड कान को टच करेगा, उसके टी टाइम के बाद, इस टी टाइम के बाद ये वाला एंड उसके कान को टच कर जाएगा, ठीक है ना, और वो बोल देगा कि मेरे को तो फ्रीक्वेंसी सुन रही है 1/t, ये फ्रीक्वेंसी सुन रही है पहले केस में। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होगा, जब ये पहला वाला पॉइंट उसके कान को टच करेगा तो ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है ना, वो यहां नहीं है, वो यहां है। अब ये वाला पॉइंट उसके कान को थोड़ा जल्दी टच कर देगा, क्योंकि इतनी डिस्टेंस इसको कम चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो भाई, हो क्या रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करके, मान लो ये वाली डिस्टेंस कितनी है L, ये वाले पॉइंट को L डिस्टेंस ट्रेवल करके उसका कान टच हो जाता है, तो इस वाले पॉइंट को कितनी डिस्टेंस टच करनी पड़ेगी, L प्लस लैम्डा, और लैम्डा ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, T, ठीक है ना। तो पहले वाले को इस वाले पॉइंट को वहां जाके टच करने में, और इस वाले पॉइंट को वहां जाके टच करने में जो टाइम का गैप होगा, वो बस T का होगा। कितने का होगा, T का होगा, ठीक, क्योंकि ये लेंथ है लैम्डा, और इसको बनने में T टाइम लगा है, तो ये वाला पॉइंट वहां पहुंचने के बाद, T टाइम के बाद ये वाला पॉइंट भी वहां पहुंच जाएगा, तो उसको पता है कि एक वेव T टाइम में मेरे पास पहुंची है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/t। ओके, अब यहां पे क्या दिक्कत है, ये वाला पॉइंट तो यहां पहुंच गया, अब इस वाले पॉइंट को T टाइम के बाद पहुंचना था, लेकिन ये वाला पॉइंट ऑलरेडी थोड़ा आगे है, तो इसको जो टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, वो T से कम लगेगा। कितना कम लगेगा, T माइनस जितनी भी डिस्टेंस ये ट्रेवल की है इसने, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x, तो T माइनस x अपॉन v, इतना टाइम इसको लगेगा। तो अब दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/t डैश, ये फ्रीक्वेंसी होगी, और ये आपका आंसर होगा। जब तक अब ये सोर्स स्टेशनरी है तो आंसर f1/t होगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब सोर्स चल पड़ा तो अब आंसर 1/t डैश होगा, क्योंकि इस वेव का पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट टच करने के बीच का जो इंटरवल है वो टाइम पीरियड होता है, और 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो ये यहां पे टाइम पीरियड होगा और फ्रीक्वेंसी होगी 1/t डैश। तो मेरा टारगेट क्या है, ये x निकालना है, ठीक है, और ये t निकालना है। पहली बार में पता चल जाएगा, दूसरी बार में पता चल जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए,
जो आपका आंसर होना फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 1/t माइनस दिस। ठीक है सर, तो इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, तो करते हैं सॉल्व। इतना तो पता चला ना हमें क्या हुआ। अब ये देखो x कितना है भाई, x तो होगा हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, ये होगा x। भाई इस वेव को बनने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, और ये वाला सोर्स उतने टाइम तक आगे खिसका है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ ए टी स्क्वायर ये होगी। और भाई टी की वैल्यू क्या होगी, भाई टी की वैल्यू तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ, टी की वैल्यू तो 1/, इस वाले टी की वैल्यू तो 1/f होगी। और ये f कौन से वाला, ये ओरिजिनल वाला f है, और ये कौन सा है, ये नया वाला f है, तो मुझे नया वाला f निकालना। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इज इट ओके? तो आप देखो टी डैश की वैल्यू क्या है, टी डैश की वैल्यू है टी यानी कि 1/f माइनस एक्स अपॉन बी। एक्स कितना है 1/2 a टी स्क्वायर बाई वी। तो इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/f, कहां करें, यहां कर लेते हैं। तो टी डैश इज इक्वल टू 1/f माइनस a अपॉन 2v और t का स्क्वायर, अब t को लिख दो 1/f, तो 1/f का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है भाई, तो टी डैश इज इक्वल टू हो गया, यहां पे एक काम कर लो, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला ये, ठीक है ना, इसको, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, माइनस ये रखते हैं, दिस इज a अपॉन 2v f का स्क्वायर, तो ये हो गया, और ये f ऑलरेडी है, तो एक काम करो ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, तो 2vf की ऊपर और 2vf की नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2vf स्क्वायर हो गया, तो नीचे तो आ गया आपका 2vf स्क्वायर और ऊपर आ गया 2vf माइनस a, और ये आपका t डैश हो गया। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी f डैश कितना हो गया 1/t डैश, और ये 1/t डैश कितना हुआ 2vf का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2vf माइनस a, और यही आपका आंसर भी है, यही आपका आंसर भी है। चेक करते हैं आंसर क्या है, 2vf स्क्वायर अपॉन 2vf माइनस a, 2vf स्क्वायर अपॉन 2vf माइनस a, ये आपका आंसर है। और बच्चों इस सवाल को आप हल्के में मत लेना, ठीक है, ये बहुत कीनली ऑब्जर्व करोगे, बहुत बेसिक से सोचोगे तो आपको ऐसा आइडिया आएगा। इस सवाल के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको कान तक जाना है, और अगर आपको एक वेव का कान में पहुंचने का टाइम इंटरवल पता चल जाता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, अब यहां पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ये आगे चल पड़ा है, ये आगे चल पड़ा है, तो वेव जो प्रोड्यूस होगी वो थोड़ी सी आगे तक जाएगी यहां तक, तो इस वाले एंड को उसके कान तक पहुंचने में इतनी डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। ठीक है ना, तो कितना टाइम कम लगेगा, t माइनस एक्स अपॉन वी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम डॉपलर इफेक्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे कुछ 1-2 सवाल आपको होमवर्क में भी दिए हैं, उनको करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, राइट बेटा। तो जो इस टॉपिक की डीपीपी या जो भी होमवर्क शीट है आपकी, वो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, पीडब्ल्यू के ऐप पे आपको मिल जाएगी, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो डॉपलर इफेक्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, राइट। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए और पूरा फोकस होके क्वेश्चन को सोचिए। ठीक, जितना आपको आता है सोचिए कि आपको बस जितना आपको आता है आपको उसी से ही सवाल करने हैं, कोई ट्रिक कोई नई चीज नहीं लगानी। ठीक, उतना ही क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा जूझिए,
थोड़ा सा उस पर एफर्ट लगाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू आपको जरूर मिल जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।